नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने कल पढ़ना स्टार्ट किया था, अपनी पहली क्लास में अपन ने जनरल साइंस स्टार्ट की थी और जनरल साइंस के अंदर अपना पहला टॉपिक भी अपन ने स्टार्ट कर लिया था, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो लगभग अपन ने आधा कंप्लीट कर लिया था और बाकी बचा हुआ अपन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद में अपन इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक था ओम का नियम हो गया था। ठीक है, ओम के नियम के बाद अपन देख रहे थे ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अपने पिछली क्लास में विद्युत धारा पढ़ी, विभवांतर पढ़ा, आवेश पढ़े, इनके मात्रक, इनको कैसे दर्शाया जाता है, इनके फॉर्मूलाज देखे, किस प्रकार से छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं जिनके द्वारा अपन क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, या अपने जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं वो अपन हल करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अपन ने प्रतिरोध भी पढ़ा था। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कितने प्रकार से अपन किसी भी परिपथ के अंदर संयोजित कर सकते हैं, कौन कौन से क्रम के अंदर अपन उनको संयोजित कर सकते हैं, वो अपन इस क्लास के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, मैं एक परिपथ के द्वारा आपको समझाता हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ठीक है, आप समझेंगे इसके अंदर, देखेंगे। जैसे मैं कोई भी प्रतिरोध लेता हूँ, इनका श्रेणी क्रम संयोजन करता हूँ। श्रेणी क्रम मतलब कि वो सारे एक लाइन में ही जुड़े हुए रहेंगे, उनको बोलेंगे अपन श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे मैंने ये 3 प्रतिरोध लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इनको एक बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पर इसको एक कुंजी से जोड़ दिया। ठीक है, अब ये 3 प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध को अपन R1 बोलते हैं। मैंने बताया था प्रतिरोध को दर्शाया R से जाता है तथा इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो पहला प्रतिरोध R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया और इसको R3 मान लिया। ये 20 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हमेशा विद्युत धारा धन टर्मिनल से प्रवाहित होती है और ऋण टर्मिनल में आके मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो ये तीनों प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया गया है, तो अपन इन तीनों प्रतिरोधों का एक तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसका अपन इसमें फॉर्मूला देखेंगे। जैसे अपने पास ये 3 प्रतिरोध है, इनका अपन तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे तुल्य प्रतिरोध के लिए अपन करेंगे R बराबर R1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको सीधा से याद रखना है, श्रेणी क्रम में अगर कोई 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनको अपन सीधा जोड़ देंगे तो अपना तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा, यानी कि इन तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध अपन निकाल सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है, इसी प्रकार इसको अपन और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस के द्वारा। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन को 3 प्रतिरोध दिए गए हैं और तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। R1 का मान लो ये है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, सीधा अपने को क्या पूछा गया है, कुल प्रतिरोध होगा। कुल प्रतिरोध होगा यानी कि R का मान पूछा है, सीधा अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपने को श्रेणी क्रम का सूत्र याद रखना है, सीधा इसमें मान रखेंगे। ये 10 ओम, 100 ओम प्लस 1000 ओम, कितना हो गया, ये हो गया जोड़ देंगे इसके अंदर, तो ये हो गया 1110 ओम, इसका कुल प्रतिरोध हो गया। ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया अपना इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। चलो आगे चलते हैं। आगे दूसरा संयोजन आता है अपना, पहले इसके अंदर देखेंगे फ्यूज तार एमिटर
सेल तथा स्विच श्रेणी क्रम में जोड़ जाते हैं। ये तीनों चारों उपकरण हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्यूज तार, एमीटर, सेल, स्विच, ठीक है। आदर्श एमीटर जो होता है, आइडियल एमीटर होता है, उसका प्रतिरोध 0 होता है, हमेशा 0 होता है, ये याद रखना आपको। फ्यूज तार का प्रतिरोध व गलनांक न्यून या कम होना चाहिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था क्यों कम होना चाहिए, ताकि अपने जो उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद में ये आता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे बोलते हैं प्रतिरोधों का। अब ये देखेंगे कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोधों का। वही अपन 3 प्रतिरोध लेंगे, 3 प्रतिरोध लिया, इनको अपन ने समांतर क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ देंगे इनको। समांतर क्रम यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। वही सिमिलर प्रकार से यहाँ पे मैंने बैटरी ले ली, यहाँ पे एक पूंजी लगा दी और यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है। ये इसका प्लस माइनस इधर से आई जा रही है। इसको अपन ने R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R3 बोला। तो इस परिपथ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो अपने तीनों प्रतिरोध है वो एक दूसरे के समानांतर है, पार्श्व क्रम में है, R1, R2 और R3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपन इसका भी एक क्वेश्चन हल करते हैं और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन। पहले इसका सूत्र देखेंगे अपन, इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सीधा सा आपको याद रखना है। अगर मैं इसका तुल्य प्रतिरोध निकालूं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका तुल्य प्रतिरोध। अगर अपने को इसका तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला समांतर क्रम में तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम का ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध आ जाता है, जबकि समांतर क्रम होता है उसके अंदर इनका इन्वर्स करके 1/R प्लस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकाला जाता है। क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आ गया ये, इसमें तीनों प्रतिरोध दिए हुए हैं, सेम वही है, ये समानांतर क्रम में व्यवस्थित है। तो कुल प्रतिरोध पूछा गया है। सीधा सा अपन को पता है कि कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र पता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। सीधे मान रखेंगे इसके अंदर 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, ये मान रखेंगे इसके अंदर। इनका एलसीएम लेंगे अपन, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 1000 है, सॉरी, तीनों का एलसीएम लेंगे 1000 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 100 प्लस 10 प्लस 1 यानी कि ये तो हो गया 111 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसके बाद इसमें भाग दे देंगे तो अपना ये मान अपने को मिल जाएगा 0.111 ओम। अब इसके बाद में यहाँ से इसका उत्तर ये आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे अपन, वोल्ट मीटर तथा घरों के परिपथ समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है। समांतर क्रम में आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा तो अपने उपकरण जो होते हैं उनके लिए ऊष्मा का मान, प्रतिरोध का मान कम होगा तो ऊष्मा अधिक मिलेगी, ठीक है। और जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, ठीक है। सीधी सी आपको ये याद रखनी है। वोल्ट मापने के लिए प्रतिरोध R का मान उच्च होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध का मान उच्च होने से दो बिंदुओं के विभव में अंतर होगा। वोल्ट मीटर जो होता है वो मापना है, वो क्या काम करता है, विभवांतर मापने का काम करता है। तो उसके लिए प्रतिरोध का मान हमेशा उच्च होना चाहिए, क्योंकि उच्च होएगा तभी विभव मिल पाएगा अपने को। जैसे ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान, ये किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, दोनों टर्मिनल इसके, इसका मान उच्च होगा तो यहाँ पर अपने को एक विभव मिलेगा, प्लस और माइनस, एक विभव मिलेगा अपने को प्लस माइनस
जिससे क्या होगा, अपन वोल्ट मीटर के वोल्टेज का मापन कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे काम में आता है वो चीज़ देखेंगे। घरेलू वायरिंग में काम में आता है, जैसे लाल रंग का जो तार होता है वो फेज वायर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो काले रंग का तार जो होता है वो उदासीन तार कहलाता है, और जो हरे रंग का तार होता है वो भू संपर्कित या अर्थ यानी अर्थिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, ये कलर सीधे याद रखने हैं, सीधा क्वेश्चन आया है तो कोई भी। फ्यूज़ तार या एमसीबी हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखने, सीधा कोई क्वेश्चन बने तो अपन हल कर सकते हैं। ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फ्यूज़ तार और एमसीबी। ठीक है, रोड लाइट समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, समांतर क्रम में घरों के जो अपने कनेक्शन होते हैं वो भी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। विद्युत प्रेषण हमेशा निम्न धारा से उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है, ये याद रखना है। विद्युत प्रेषण यानी होता है विद्युत का एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, कोई विद्युत प्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमेशा निम्न धारा से उच्च विभव की ओर बहती है। घरों में 220 से 240 वोल्टेज बिजली काम में ली जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। सीधा क्वेश्चन बनता है इनका कि घरों में कितने वोल्टेज बिजली आती है, कितना इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत प्रेषण में अधिक संख्या के में पतले तार लेते हैं। अधिक संख्या में पतले तार क्यों लेते हैं? क्योंकि अपन ने बताया था कल जो प्रतिरोध होता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तो लंबे पतले तारों को काम में लेते हैं अधिक, ताकि अपन आसानी से बिना किसी हानि के एक जगह से दूसरी जगह पर विभवांतर को ट्रांसफ़र कर सके, भेज सकें। अब इसके बाद में नया टॉपिक है अपना विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होते हैं? सेल का आविष्कार सबसे पहले तो अलेक्जेंडर वोल्टा ने करा था। ये वैज्ञानिक का नाम ध्यान रख लेना आप, अलेक्जेंडर वोल्टा ने। सेल भी दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, सीधा से याद रखना आपको, रासायनिक ऊर्जा होगी उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं सेल। प्राथमिक सेल चार्ज नहीं किए जा सकते, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये जो प्राथमिक सेल होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल, यानी कि उनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार ही यूज कर सकते हैं अपन उनको। ठीक है, उदाहरण देख लेंगे इनके। प्राथमिक क्षारीय सेल, बटन सेल, शुष्क सेल, लेकांशी सेल और वोल्टा सेल। ठीक है, प्राथमिक क्षारीय सेल, मरकरी सेल का उपयोग घड़ी, कैलकुलेटर, छोटे छोटे खिलौनों में करते हैं। ये सीधी चीज़ें याद रखने की चीज़ें, इनमें कुछ समझाने की नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ आपसे। इन सेलों में जो ऋणात्मक नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको अपन कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, कैथोड के रूप में जस्ते का पात्र काम में लेते हैं, और एनोड के रूप में पारा ऑक्साइड काम में लेते हैं, और ग्रेफाइट भी काम में ले लेते हैं। शुष्क सेलों में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट, ये NH4Cl और MnO2 इनका काम में लिया जाता है। प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं सब कुछ। ठीक है, इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो क्वेश्चन वाली क्लास में देखेंगे अपन। ऋणागर के रूप में जस्ते का पात्र एवं धनागर एनोड के रूप में पीतल के टोपे लगे कार्बन की छड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, वोल्टी सेल में जस्ते की छड़ एवं तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी रहती है। तांबे की छड़ एनोड व जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखना आपको। लेकांशी सेल में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ तथा एनोड के रूप में कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण के बीच में रखी होती है। ठीक है, ये सेल के प्रकार है, प्राथमिक सेल। अब इसके बाद में द्वितीयक सेल आते हैं जिनको अपन चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल सेम वही होगा, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं तथा रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी कि, और ये चार्ज किए जा सकते हैं। आपको बताया कि चार्ज किए जा सकते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं, इनको चार्ज किया जा सकता है। जैसे सीसा संचायक सेल हो गया, लोहा निकल सेल हो गया, ये भी द्वितीयक सेल के उदाहरण है। द्वितीयक सेल जिन्हें सेकेंडरी सेल कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक सीसा संचायक सेल में लिथार्ड या लेड ऑक्साइड PbO काम में लिया जाता है। PbO और सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लिया जाता है। इन सेलों में कैथोड के रूप में Pb यानी कि लेड का उपयोग व एनोड के रूप में लेड ऑक्साइड PbO का प्रयोग किया जाता है। ये द्वितीयक सेल है। ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप इनमें देखकर थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद रखने की उनको याद रखना है, ताकि अपने सीधे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हल हो सके।
ठीक है। अब इसके बाद में आता है नया टॉपिक अपना, विद्युत शक्ति सामर्थ्य या इलेक्ट्रॉनिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। विद्युत ऊर्जा में क्षय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। कितनी अपनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है उसको अपन ये बोलेंगे, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक आपको वाट ध्यान रखना है, वाट होता है वाट, और इसके बड़े मात्रक किलोवाट होता है, और किलोवाट यानी कि 1000 वोट को किलोवाट का बोलेंगे अपन, 1000 वोट, ठीक है। और मेगावाट, ठीक है, मेगावाट वोट आएगा, सॉरी, ये इसके बड़े मात्रक है। विद्युत शक्ति का सीधा सा सूत्र होता है V बराबर I इंटू वी, ये ध्यान रख लेना आपको। P यानी पावर, विद्युत शक्ति, I गुणा V, ये विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। कभी अपने को विद्युत धारा और विभवांतर का मान देकर विद्युत शक्ति पूछ ली जाती है तो उसके लिए अपने इसे हल कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रा जो किसी परिपथ के 1 घंटे में व्यय होती है उसे अपन विद्युत खर्च कहते हैं। इसके बाद में अपना आता है विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा अपन समझ चुके थे इसकी क्या परिभाषा होती है, ठीक है। अब इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, अब वो प्रभाव देखेंगे अपन, ठीक है। तो अब देख रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कोई भी अपने पास चालक तार है, परिपथ है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चालक होता है उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव ऑर्स्टेड ने प्रस्तुत किया था, इसलिए ये याद ध्यान रखना, चुंबकीय प्रभाव किसने प्रस्तुत किया, ऑर्स्टेड ने, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला या गॉस होता है, ये ध्यान रखना आपको, टेस्ला या गॉस होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम तथा दक्षिणावर्त पेंच की सहायता से निकाली जा सकती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि अपना जो लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठे के नियम से भी अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अंगूठा या पेंच की नोक की दिशा में विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। कैसे निकालेंगे थोड़ी सी समझेंगे यहाँ पर अपना। जैसे कोई ये चालक तार है, कोई ये चालक तार है, इसमें इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अंगूठा या पेंच के नोक की दिशा विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। ये विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा वो कैसे देखेंगे अपन, ठीक है। जैसे अपना ये दक्षिण जो लेफ्ट हैंड है उसको पकड़ेंगे, अंगूठा या पेंच को नोक की विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे, विद्युत धारा की दिशा में रख के इस तार को, वायर को मैं ऐसे पकड़ूंगा तो जो अपना मेरा अंगुलियाँ होगी, मुड़ी हुई अंगुलियाँ पेंच कसने की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। मुड़ी हुई अंगुलियाँ यानी कि ऐसे की साइड, ऐसे मुड़ रही है अंगुलियाँ, इधर से जा रही है और इधर से आ रही है, तो ये इसका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चालक के चारों तरफ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। पेंच कसने का नियम कैसे कहता है, दक्षिणावर्त पेंच, कोई पेंच कसते हैं अपन उसको एंटी क्लॉकवाइज साइज, ठीक है, पेंच कसते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज साइज, ठीक है। तो वो जिस पर साइड घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा और जिस तरफ कसा जा रहा है वो विद्युत धारा होनी चाहिए। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक के चारों तरफ लंबवत वृत्ताकार होती है। ये वृत्ताकार हो गई, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये देखेंगे अपन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, कोई अपन परिपथ लिए, मान लो ये है, कोई परिपथ लेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कोई परिपथ लिया मैंने, ये इसके अंदर कुंडली बनाई, इसको कुंडली बोलेंगे अपन तार की, ठीक है। इसको अपन ने एमीटर दोबारा बनाएंगे, एक एमीटर से जोड़ेंगे इसको, यहाँ पे एक एमीटर जोड़ेंगे, ठीक है। अब कोई भी चुंबक है, मान लो इसके अंदर मैंने एक मैग्नेट डाली, ये चुंबक मानेंगे अपन इसके अंदर, इसको बाहर ले लेते हैं,
ठीक है, इधर N है इसका, इधर S है। ठीक है, इस चुंबक को मैं इस कुंडली के सापेक्ष गति करा रहा हूँ तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसे अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, किसी भी कुंडली के सापेक्ष में कोई चुंबक को गति करा रहा हूँ तो इसके कारण इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी परिपथ के अंदर, तो इसे अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने प्रस्तावित किया था? फ्रेराडे ने प्रस्तुत किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाली जा सकती है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि जब हम अपने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, लंबवत रखेंगे। मैं इसको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये एक दूसरे के लंबवत रखेंगे अपन तीनों को, अंगूठा, तर्जनी और तो अब इस कंडीशन में जो अपनी तर्जनी उंगली होगी वो तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, ये ध्यान रखना आप। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाया जाता है। और मध्यमा जो अपनी मध्यम अंगुली होगी वो आई को दर्शाएगी, और जो अंगूठा होगा वो विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगा, फोर्स। ठीक है, ये एफ को दर्शाएगा, ये इसको चुंबकीय तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और जो मध्यमा होगा वो विद्युत धारा को दर्शाएगा। ठीक है, ये होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, सीधा सा आपको याद रखना है एफ बी आई। एफ यानी फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल की दिशा, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आई का मतलब विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे काम में लिया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स में काम में लिया जाता है। माइक्रोफोन हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, कृत्रिम पेसमेकर, इन सब में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत काम में लिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसफॉर्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे अपन। ट्रांसफॉर्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ाया जा सकता है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे ट्रांसफॉर्मर के प्रकार और वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो चीज़ अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप को अपन बोलेंगे उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होता है, ये कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है। द्वितीय कुंडली के घेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को परिवर्तित करने का काम करता है। वोल्टेज यानी विभवांतर को परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, विभवांतर जैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के होते हैं। ये स्टेप अप का मतलब कैसे समझेंगे अपन, जैसे ये मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया, कुंडली बनाएंगे, इसमें दो कुंडली होती है, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। सेकेंडरी कुंडली में घेरों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, ये क्या करता है, कम वोल्टेज इधर देंगे अपन और ज़्यादा वोल्टेज में ये बदल देता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सीधा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बाद जस्ट दूसरा है इसका उल्टा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो क्या करता है, जो हाई वोल्टेज हाई विभवांतर उच्च विभवांतर होता है उसको लो विभवांतर यानी कि कम वोल्टेज में बदलने का काम करता है। जस्ट उसका उल्टा होता है। इसके अंदर प्राथमिक में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली जो होती है उसके अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, और जो द्वितीयक होती है उसके अंदर फेरों की संख्या कम होती है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। डायनेमो और एसी जनरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, डायनेमो और एसी जनरेटर क्या होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा जनरेट करने का काम करते हैं, विद्युत धारा। देखो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये लगाया जाता है जनरेटर और डायनेमो लगाए जाते हैं, ताकि अपन विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अपन ने देखा था अभी, चुंबक से विद्युत का निर्माण किया जाता है। ये चीज़ आपको सीधी सी याद रखनी है ताकि अपन इनको क्वेश्चन हल कर सकें। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है। लाउड स्पीकर द्वारा माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में उत्पन्न गति के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। विद्युत मोटर जो होती है, जो डायनेमो होता है, जनरेटर होता है, जस्ट उसका उल्टा होती है, ठीक है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव देखेंगे। ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, चालक तार के धारा प्रवाहित होने पर प्रतिरोध के कारण तार गर्म हो जाता है। आवेशों के आपस में टकराव के कारण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऊष्मा कब निकलेगी, जब प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। विद्युत धारा सही से प्रवाहित नहीं हो पाएगी, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा इस कारण से, ठीक है। और उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं, जैसे विद्युत हीटर देखा होगा आपने। विद्युत हीटर क्या काम करता है, इसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, जिसके कारण इसके जो वायर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा निकलती है उनसे, ठीक है। विद्युत प्रेस हो गई, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब ऊष्मीय प्रभावों पर आधारित हैं। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, जो उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो नाइक्रोम का तार काम में लिया जाता है, ठीक है। उच्च प्रतिरोध रखा जाता है उसका, वो गलनांक भी उच्च होता है, वो आसानी से पिघलता नहीं है, जलता नहीं है, इस कारण से हीटर के अंदर ये काम में लिया जाता है। विद्युत प्रेस में अभ्रक काम में ली जाती है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। अभ्रक काम में लिया जाता है क्योंकि ये कुचालक होता है और ऊष्मा का तो सुचालक होता है, इसलिए किसी भी चीज़ को गर्म करने में आसानी से काम में आ जाता है अपने। ये कुछ उदाहरण हैं जो, जैसे ट्यूब लाइट हो गई, फ्लोरोसेंट लाइट हो गई। इसमें अक्रिय गैस आर्गन के कुछ पारे के साथ बढ़ते हैं, दोनों सिरों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं, ठीक है। इनमें आपको इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विद्युत, इनमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं। एक बल्ब होता है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना आपको। बल्ब के अंदर कौन सा धातु फिलामेंट काम में लिया जाता है, टंगस्टन का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टंगस्टन काम में लिया जाता है बल्ब के अंदर फिलामेंट, ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है बल्ब इस कारण। और ट्यूबलाइट 36 वाट पर प्रकाश ही देती है, एवं बल्ब की तुलना में 7-8 गुना ज़्यादा प्रकाश देती है ट्यूबलाइट और बल्ब का, ये हो गया। इसके आगे नीली लो का तापमान ज़्यादा होता है जबकि पीली लो का कम होता है, ये आपको पता है। अब विद्युत के रासायनिक प्रभाव देखेंगे अपन इसके अंदर। विद्युत धारा की जो रासायनिक प्रभाव है क्या है वो देखेंगे। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जब इसमें धातु के लवण, अम्ल या सार मिला दिए जाते हैं तो ये विद्युत का सुचालक हो जाते हैं और ऐसे घोल में विद्युत धारा गुजर सकती है, विद्युत अपघटन कहलाता है, ठीक है। जब इस घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलीन का धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में अपघटन होना ही विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा के प्रवेश के लिए एनोड और एनोड को प्लस बोला जाता है और कैथोड को माइनस, और बाहर निकलने के लिए माइनस लगा होता है। ये पिछली क्लास में अपन ने देखा था। विद्युत धारा हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अनुप्रयोग देखेंगे, क्या क्या काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे किस किस चीज़ में काम में ली जाती है ये। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अनुप्रयोग, विद्युत लेपन या कलई करना,
इस प्रक्रिया में किसी धातु की पतली परत दूसरी परत पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसे कैथोड कहते हैं तथा जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करके अपन उसको काम में लिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को रासायनिक अपघटन में डुबो दिया जाता है एवं विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे धातु एनोड से कैथोड पर चढ़ जाती है। ठीक है, धातु का शुद्धिकरण, ये भी पॉइंट है। सर्वोत्तम शुद्ध रूप से धातु इस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। अशुद्ध धातु से एनोड और शुद्ध धातु से कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, एनोड और कैथोड, अशुद्ध से एनोड और शुद्ध से कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु का घोल विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है की जाती है शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होने लगती है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर अपन ने देखा थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इनको आप जस्ट इनमें कुछ चीज़ें याद रखने की है वो रीडिंग लगा सकते हो। बाकी मैंने कुछ समझाने की चीज़ें थी वो मैंने समझा दी है। जैसे अपन ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम उसका क्वेश्चन देखा, समांतर क्रम देखे उसके भी क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, और कुछ जैसे अपन ने पढ़ा विद्युत शक्ति उसके भी क्वेश्चंस फॉर्मूला देखा था। ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस होते हैं। अब अपन इसको अगली क्लास में या फिर जब भी कोई क्लास आएगी उसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े लेकर आऊँगा मैं, ताकि क्वेश्चंस के द्वारा अपन देख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और अपन कैसे हल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, इस कारण से मैंने थोड़ा थ्योरी के हिसाब से बताया है। ठीक है, बाकी समझने की चीज़ें अपन ने समझ चुके हैं। और अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन मैं ट्राई करूँगा कि अपन क्वेश्चन हल कर पाएँ, जिससे अपन आगे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।